हैं अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है? फ्रिक्शन। देखिए आज हम फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे और उस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और उसके बीच जो टाइप्स होते हैं हमारे, एक तो स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, उनके बीच डिफरेंस करना बताऊंगा मैं। स्टैटिक्स में कौन सा म्यू के यूज करना है, कौन सा म्यू एस यूज करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। स्टैटिक्स में जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस होता है और डायनेमिक में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होता है? म्यू क्यू होता है। अच्छा, कई लोग तो नए नए आके बैठे होंगे, सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ाने वाले हैं आज, और बिल्कुल सोच रहे होंगे म्यू के क्या है सर, यूनाइटेड किंगडम है क्या? नहीं यार, देखो आज हम करने वाले हैं, मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं और आपके जितने भी डाउट है ना आज स्टैटिक और डायनेमिक को लेके, कब म्यू के यूज करना है, कब म्यू एस यूज करना है, कब बॉडी मोशन में आ जाएगी, कब रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है, इन सबको आज मैं क्लियर कर दूंगा पूरा। देखिए एक बार आपको बिल्कुल इंटरेक्टिव पढ़ना है थोड़ा। पहला क्या है, देखिए फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लॉस पढ़ेंगे किसके? स्टैटिक के और डायनेमिक के, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर उसके बाद है हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फिर है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। देखिए मैं अगर पढ़ाऊंगा ना तो ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये सारे को टॉपिक कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिख रखा है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें अपना पहला, चलिए हटा दें, चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टिंग से। क्या नाम है? हटाओ, नाम डालेंगे अपना। आज का टॉपिक जो है फ्रिक्शन, क्या चीज? फ्रिक्शन। हैशटैग लगाइए, हैशटैग क्या है सर? चलिए देखिए फ्रिक्शन, ठीक है। पहली बात देखो क्या होता है फ्रिक्शन। आप एक चीज देखिए, यहां पे मैंने एक सरफेस बनाया, ये है मेरा एक सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये जो सरफेस था यहाँ पॉलिश हो गई सरफेस है, और इस सरफेस पे मैंने एक रख दिया ब्लॉक। क्या रख दिया? ब्लॉक, ठीक है। अब अगर आप इस ब्लॉक पे इस तरीके से कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये हो गया पी फोर्स, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या? या तो ये सरफेस इसको खींच ले जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आगे, और या फिर क्या होगा कि ये इसको, ये जो सरफेस है देखो, या फिर ये दो कंडीशन है इस फोर्स को लगा के, या तो ये मोशन में आ जाए या फिर मोशन में ना आए। दो तरीके हैं, दो चीजें हो सकती हैं पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए अगर ये मोशन में नहीं आ रहा फोर्स लगाने के बाद भी, तो इसका मतलब क्या है कि एक और फोर्स है जो इतना ही फोर्स लगा रहा है जितना ये लगा रहा था, ठीक है ना। यानी कि इतने ही फोर्स से उसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस तरीके से एक उल्टी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन आ जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे इस तरीके से यही आता है, बिल्कुल इस तरीके से दो बॉडी के कांटेक्ट में आता है ना, जब इस तरीके से, ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। और एक चीज और देख लीजिए कि मान लीजिए इस बॉडी का कुछ भी वेट होगा, ठीक है, वो वेट कहाँ होगा? डाउनवर्ड, ठीक है। और एक बात ध्यान देनी है आपको, वेट कहाँ आएगा इसका? डाउनवर्ड। और एक ध्यान देना है कि एक होता है, ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर है। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल से बताया, इसको हटा दो अभी, चलो इसको रहने देते हैं। और एक चीज देखो, मैं अगर लिखना चाहूँ फ्रिक्शन को, तो फ्रिक्शन क्या होता है आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखो फ्रिक्शन सबसे पहले आपको लिखना है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। हाँ, ये ध्यान से लिखेंगे, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है। इस सरफेस और इसके बीच में जो भी इन दोनों का आपस में क्या होगा? मोशन होगा, उसको क्या करेगा? ये अपोज करेगा, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फिर उसके बाद क्या है हमारा? एक और चीज आप बोल सकते हैं, एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को भी अपोज करता है, या फिर अगर टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन करने की तो उसका भी विथड्रॉ करेगा ये, यानी कि होने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज हमारी लास्ट क्या है उसको नोट कर लेंगे कि हमेशा कैसे लगता है? टेंजेंशियली लगता है, ठीक है। कैसे लगता है? टेंजेंशियली लगता है आपका। हटाओ एक मिनट, टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली एक्ट करता है बिटवीन द टू सरफेस, ठीक है। दो सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियली लगता है। देखो एक तो ये सरफेस था और एक ये सरफेस है, इनके बिल्कुल टेंजेंशियली लगता है, यानी कि जब देखो दो बॉडी जब आपस में ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो है ना कांटेक्ट में, जब दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए तो वहां से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, बिल्कुल टेंजेंशियली लगता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस यही है आपका फ्रिक्शन की डेफिनेशन। और ये तीन चीज याद रखनी है कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, या फिर और आप बोल सकते हैं यहाँ पे, और या फिर जो टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन के होने की उसको अपोज करता है,
या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये कैसे लगता है अपना टेंजेंशियली लगता है बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। अच्छा, एक बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा, हटा दो इसे, इतनी चीज नोट हो गई। चलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, सबसे पहले तो आराम से समझते हैं बिल्कुल। ये ब्लॉक था, ब्लॉक का अपना खुद का कुछ वेट होगा, ठीक है, वो कहाँ एक्ट करता है, डाउनवर्ड, ये है मेरा वेट। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अच्छा, एक और चीज देखिए, ये तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये पी फोर्स लगाया मैंने और ये एफ था। एक बात ध्यान दीजिए, जब ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है डब्ल्यू, तो यहां से एक ये जो सरफेस है वो भी तो फोर्स लगाएगा कुछ, उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ये क्या आने वाला है, इस तरीके से आपका आना है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ एन बोल दूं या फिर आर बोल दूं, ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, मैं इसको एन ही बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, एन। ये क्या है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। कौन सा ये, नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे एफ क्या है मेरा, एफ फ्रिक्शन, एफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। और यहाँ पे देखो पी क्या है मेरा, पी है मेरा अप्लाइड, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स हो गया। उसके बाद जो डब्ल्यू है मेरा, ठीक है, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू क्या है, वेट है, वेट ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का वेट है। और यहाँ पे जो एन है, एन क्या है मेरा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन। अच्छा देखो ये मैंने लिखवाया क्यों है, मैं बता के भी खत्म कर सकता था। मैंने यहाँ पे इसलिए इसको लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे इस नॉर्मल रिएक्शन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन को समझते नहीं है और पता क्या करते हैं हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ 100 और 99% आप यही करते होंगे। यहाँ पे आप देखते होंगे नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू डब्ल्यू, और ये है गलत। कभी कभी ठीक हो सकता है, हर बार ये ठीक नहीं हो सकता। मैं समझाता हूँ नॉर्मल रिएक्शन की डेप्थ। देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, दो सरफेस, ठीक है, दो सरफेस देखो आपस में कांटेक्ट में है, तो ये जो सरफेस क्या कर रहा है, देखो एक तो सरफेस है और एक ब्लॉक है, तो इस ये ब्लॉक भी इस सरफेस पे क्या कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और ये सरफेस जो है ना इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये, ठीक है, एक रिएक्शन लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अच्छा पहली बार तो ये ब्लॉक लगाता है, एक रिएक्शन, एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन एक हमें देता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। और देखो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है, जो इस सरफेस लगा रहा है इस ब्लॉक पे, देखो अगर ये सरफेस इस ब्लॉक पे लगा रहा है तो ये आपको पता होगा कि ये ब्लॉक बेस पे लगा रहा होगा, लेकिन हम अगर किसी कंसीडर करेंगे सिर्फ जो हमारा सरफेस लगा रहा है इस ब्लॉक पे, उसको हम क्या बोले, नॉर्मल रिएक्शन। एक चीज देखिए, अब आपको समझ में आया नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जो सरफेस इस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमारा, वो कभी भी, और ये आपको पता होगा कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट होता है ये, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स ही एक तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है। और आपको कभी भी नॉर्मल रिएक्शन आपको इस तरीके से नहीं लिखना। मान लो इसका मास था, क्या था, मास था m, तो आप इसका क्या आ जाएगा, mg करोगे, m और g, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट। तो आपको इस कंडीशन में तो आपके लिए ये सही है, mg बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ही निकलेगा इस वाले केस में। लेकिन लेकिन नॉर्मल रिएक्शन आप ध्यान से देखना, अगर यही चीज ऐसे इंक्लाइंड हो गई ना, इस तरीके से अगर यहाँ पे ब्लॉक आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं निकलने वाला। इसका वेट कहाँ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इसका वेट कहाँ जाएगा, इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा, रो जी, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारा, डब एन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन। अब देखो अगर आपने गलती से एन बराबर क्या कर दिया, एन बराबर क्या कर दिया, mg कर दिया, क्या कर दिया, mg कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये जो रिएक्शन लगा रहा है वो ये वाला रिएक्शन है, यानी कि अगर मैं इसको कितना मान लूं, थीटा मान लूं, तो ये कितना होगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो आपको इस बार ये नहीं लिखना, इसका ये वाला कंपोनेंट लिखना है, कितना आ जाएगा, mg cos थीटा। मैं यही बता रहा था आपको कि हमेशा नॉर्मल इक्वल्स टू mg नहीं लिखना है आपको, ये क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो इसको रोक रहा है, ठीक है, जो ब्लॉक इस पे रिएक्शन लगा रहा है सरफेस पे, वो क्या है हमारा, mg cos थीटा। तो मैं यही चीज बताना चाह रहा था, ये ठीक है इंक्लाइंड के केस में, ठीक है। और इसी तरीके से हमेशा आपको नॉर्मल रिएक्शन को इसके इक्वल नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन पता चला क्या होता है, दो सरफेसेस के बीच में लगने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये खत्म हो गया, हटा दें, चलो खत्म। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे हट गया ये हमारा। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसे नोट कर लेंगे जरा आप।
उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो तरीके के आपके फ्रिक्शन होते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं, पहला होता है हमारा स्टैटिक, स्टैटिक, और दूसरा होता है काइनेटिक, या फिर आप लिख लीजिए सीधा जो लिखा हुआ है डायनामिक, डायनामिक। अच्छा, यहाँ पे इसे लिख दूं मैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, और क्या होता है हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है बड़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, अच्छा ये एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। और डायनेमिक में भी दो पार्ट आ जाते हैं। कितने पार्ट आ जाते हैं? दो पार्ट। एक तो होता है हमारा रोलिंग और स्लाइडिंग। यहाँ लिख दूं, एक तो होता है स्लाइडिंग और एक होता है हमारा रोलिंग। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी दो पार्ट के होते हैं हमारे, एक तो स्लाइडिंग होता है और एक हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? अच्छा इतनी चीज आप नोट करें, फिर एक एक हम लेते हैं, एक एक लेते हैं, स्लाइडिंग और ये डायनेमिक, एक एक करके हम बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया। अच्छा एक चीज अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यहीं पे लिख दूं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ठीक है, इन दोनों की तो हमें बात अभी नहीं करनी है, अभी हम करते हैं अपना स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हेन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? व्हेन टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, व्हेन टेंडेंसी ऑफ मोशन, व्हेन टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है, और क्या व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, मोशन नहीं, मैंने बताया आपको फ्रिक्शन क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, इज देयर, इज देयर, इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो जब आपस में दो बॉडीज हैं और एक बॉडी पे अगर मैंने फोर्स लगाया और वो वाली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, देखो जैसे कि बात करूं इस तरीके से, ये जैसे मेरा ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लगाया, अभी ये कैसा था, रेस्ट पे था। ठीक है, अब मैंने इस पे जैसे फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हिल नहीं रहा, वो अभी भी रेस्ट ही पे है। तो मैंने जो फोर्स लगाया वो कहाँ गया? अरे उस बॉडी ने, ये जो सरफेस है इसने क्या करा, उसको रजिस्ट कर लिया। ठीक है, उसके जैसे मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया तो इस सरफेस ने भी एक फोर्स लगाया इस तरीके से। ठीक है, क्या करा, एक फोर्स लगाया। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, आप समझ गए होंगे आप शायद। ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा था। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मोशन नहीं होगा, बस टेंडेंसी होगी मोशन करने की, लेकिन मोशन नहीं हो रहा होगा। और हाँ एक चीज मैंने बताई आपको, रिलेटिव मोशन, इसको मैं समझाता हूँ, इस पार्ट को मैं समझाता हूँ। देखिए रिलेटिव मोशन मीन्स है मेरा कि देखिए मान लो दो बॉडी है हमारी इस तरीके से, एक तो ये हो गई और एक ये वाला ब्लॉक हो गया, इसको मान लेते हैं हम ए और इसको मान लेते हैं हम बी। तो देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अगर इस पे एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये वाला जो ए ब्लॉक है वो खिसक के बी से कहाँ दूर जाना चाहेगा। तो एक बात देखिए, ये आपको कहाँ जाता है, ये जब आगे जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बी इसके पीछे जा रहा है, और बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा ये मेरे आगे जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, इस सरफेस पे होने वाला है। देखियो जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा, इसको लगेगा कि मेरे ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है, मैं इस तरीके से लिखता हूँ, फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, अगर मैं बी को ही खिसकाऊं, ठीक है, बी को अगर मैं इस पीछे की तरफ खिसकाऊं तो यहाँ पे एक फोर्स लगने वाला है और उसका नाम क्या पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको पीछे की तरफ खिसकाऊं, ठीक है, चलो इतना रहने दो, काफी है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, यही है रिलेटिव मोशन। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन देखना, जैसे मेरी 5 किलोमीटर है, मेरे दोस्त की 2 किलोमीटर है, तो हम दोनों के आपस में रिलेटिव मोशन कितना है, 3 का। ठीक है, यही होता है रिलेटिव मोशन। और आपको ये पता चल गया, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं। कि मतलब कि जब रिलेटिव मोशन होने वाला होता है, टेंडेंसी होती है होने की लेकिन हो नहीं पाती, तो उस टाइम कोई ना कोई फ्रिक्शन तो उसको रजिस्ट कर रहा होता है ना, लोड, वो जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। और उसके बाद हमारा क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो देखिए डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन, ठीक है, व्हेन रिलेटिव मोशन इज देयर, जब रिलेटिव मोशन हकीकत में हो रहा होता है, रिलेटिव मोशन इज देयर, इज देयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। इसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए दो ब्लॉक रखे हुए हैं, या फिर एक बात कर लीजिए, एक ब्लॉक है मेरे पे, वो रख दिया मैंने, अब मैं उस पर धक्का लगा रहा हूं, तो देखिए वो चलने लगता है, और लेकिन आवाज आती है, कैसे खचखच खचखच आती है ना, ऐसे खचखच सी आवाज आती है। तो इसका मतलब क्या है, वो मोशन तो हो रहा है लेकिन फिर भी एक फ्रिक्शन, जब वो रिलेटिव मोशन कर रहा है
फिर भी एक फ्रिक्शन लग रहा है उस पे, तो उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब मोशन हो रहा है फिर भी एक देखो रिलेटिव मोशन हो रहा है आपस में, लेकिन फिर भी एक फ्रिक्शन काम कर रहा है वहां पे, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। ये मोशन के टाइम आता है और ये स्टैटिक्स के काम आता है, इनकी जब रेस्ट पे बॉडी होती है तब ये फ्रिक्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके दो पार्ट है, एक तो है हमारा स्लाइडिंग और एक है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? सॉरी यार, चलो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ पूरा? चलो आगे करते हैं। अच्छा आगे करते हैं, आगे देखिए क्या है हमारा। अभी तक मैंने जो आपको बताया, ठीक है, उसमें से सबसे पहले देखो, एक तो स्टैटिक बताया था और एक डायनेमिक बताया था। ठीक है, उसमें से देखो जो सबसे पहले जो आपका समझना है का काम है ना, वो है किनेटिक। ठीक है, किनेटिक या फिर डायनेमिक। डायनेमिक को आप सबसे पहले समझिए, क्योंकि सबसे आसान कौन सा है, डायनेमिक आसान है, और स्टैटिक हार्ड है। तो आपको समझना कौन सा है, डायनेमिक को समझिए पहले। ठीक है, पहले इजी फिर हार्ड है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं अपना डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैंने बताया आपको, रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। यहाँ पे लिख दूं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको ना कुछ लॉज याद रखने हैं इसके, लॉज ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो कौन कौन से लॉज है डायनेमिक मोशन के। पहला तो है आपका, देखो ध्यान से, पहला तो है आपका लॉस क्या क्या है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, पहला तो है ये जब ही अकर होता है जब रिलेटिव मोशन होता है। जब रिलेटिव मोशन होता है, टेंडेंसी नहीं लिखनी आपको, सिर्फ है जब रिलेटिव मोशन होता है तभी ये अकर होता है। ठीक है, और दूसरा लॉ जो है, देखो ये पहला लॉस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, लॉस ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन में पहला क्या, रिलेटिव मोशन। ठीक है, होता है जब भी ये अकर होता है। दूसरी चीज क्या है आपका, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं इस फ्रिक्शन की, यानी कि फ्रिक्शन अगर मैं इसको लिख दूं के, तो यह हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला, चेंज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है आपका, और हाँ इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, यानी कि इसको अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है मेरा कांस्टेंट, तो इसको मैथमेटिकली में इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एफ के इक्वल टू कांस्टेंट रहता है हमेशा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद क्या है हमारा, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, डायनेमिक को निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू के ठीक है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा म्यू आ जाता है, म्यू के, ठीक है, म्यू के, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे ये म्यू के और ये क्या है, एन। ठीक है, और मैं आपको समझा देता हूँ अभी। ये देखो, ये जो म्यू के है ना, जो म्यू के है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर यहाँ पे हम फ्रिक्शन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि कौन सा, काइनेमेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, डायनामिक फ्रिक्शन। ये क्या है, मेरे हमारा कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 रहेगी। ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो ये हमारे इसके दो लॉज थे, और देखते हैं और क्या है हमारा। हाँ, तो ये हमारा था, और एक चीज ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, यहाँ पे इसको निकालने का तरीका, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, डायरेक्शन क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अगर डायरेक्शन, तो आप इसके देखिए, डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, अपोज रिलेटिव मोशन। क्या करता है, अपोज करता है, अपोजिट बोल सकते हैं आप, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ठीक है, अपोज रिलेटिव मोशन। ठीक है, अच्छा इतनी चीज आपको समझ में आई है। पहला इसका लॉस क्या है हमारा, रिलेटिव मोशन जब होता है तभी अकर होता है। दूसरी चीज, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। तीसरी चीज ये है कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। तो जब मैं ये हटाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक म्यू के मिलता है, और ये जो म्यू के है वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है भैया, वो क्या, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, और ये क्या होता है, लेस देन 1 होता है हमेशा। और फोर्थ चीज कि इसका डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। जब दो बॉडी आपस में मोशन कर रही होंगी तो उसके अपोजिट रहेगा हमेशा। ठीक है, जहां मोशन कर रही होंगी तो अपोज रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, तो ये चार चीजें इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मिटाते हैं आप, उसके थोड़े
न्यूमेरिकल करते हैं। हटाए, चलो यहां तक आपको समझ में आ गया। हम डायनेमिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी, डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, डायनेमिक फ्रिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो म्यूटी की वैल्यू है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूं फिर से डायनामिक फ्रिक्शन, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो म्यूके की वैल्यू है ना, यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो म्यूके की वैल्यू है ना वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और ये सरफेस पे डिपेंड करती है। ये क्या करती है, डिपेंड अपॉन सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप और बोल सकते हैं कि एक तो ये हो गया, और ये आपकी एक एक्सपेरिमेंटली अरे लिख लेना, एक्सपेरिमेंटली क्या करा जाता है इसको, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट से इसकी वैल्यू निकल के आती है, वैल्यू फाइंड करी जाती है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए, बस ये काफी है इतना। और उसके बाद हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसका न्यूमेरिकल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा करते हैं। सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल करते टाइम, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिल्कुल सिंपल सा कि देखो एक मेरे पे ये हटा दे, चलो हो गया। देखो फ्रिक्शन का आपका मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देखो मान लो ये मेरा सरफेस है, ये रफ सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा दिया मैंने, कितने का, देखो नोट्स बना के लाया, उसमें से देख लेता हूँ मैं, 10 न्यूटन का। और यहाँ पे कितना मेरा 4 kg का। ठीक है, इसका जो वेट है वो कितना है, 4 kg है। और यहाँ पे जो सरफेस का आप म्यू के जो बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, वो कितना है 0.2। ठीक है यार, नहीं यूनाइटेड किंगडम नहीं है, म्यू के है। ठीक है, कितना 0.2। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, देखो फाइंड करना है। ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, नहीं फाइंड फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, इसी का पूरा खेल है नॉर्मल रिएक्शन का। ये गलत तो सब गलत। ठीक है, अच्छा और क्या निकालना है आपको, और इसका एसिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, एसिलेशन। सर ये कहां से आ गया नया कॉन्सेप्ट, देखो निकालना बताता हूँ। पहली चीज ये 3 चीज निकालनी है। पहले हम करें सॉल्यूशन। देखिए अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं तो देखो सबसे पहली चीज क्या निकालना है मेरे को, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। देखो पहले से निकालते हैं, क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो मैं पहले बताता हूँ, इसका मैं और डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो एक तो यहाँ पे आएगा, ये कितना होगा, mg, कितना होगा mg इसका वेट। ठीक है, सॉरी mg यानी कि w इंटू 4 इंटू जी, m की जगह आ गया। और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बिल्कुल ऐसे ऊपर। और अगर वो नॉर्मल रिएक्शन आप बात करेंगे तो देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा n, और एक ही इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना है 4। तो मैं बोल सकता है n इक्वल्स टू कितना है 4 है। ठीक है, n इक्वल्स टू 4 है। और अभी आपको ध्यान देना है, हाँ n इक्वल्स टू कितना है आपका 4 है, तो n इक्वल्स टू 4 जी। और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 यानी कि 40 न्यूटन। ठीक है, क्या आ गया 40 न्यूटन। यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा ये तो निकल गया, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। इतना इजी सर, इतना इजी करेंगे, अरे ये तो कुछ नहीं है, अभी हार्ड आएगा। देखो ये ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, F बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू एन। अब देखो म्यू के कितना है 0.2, तो यहाँ रख दो 0.2, और यहाँ पे एन देख लो कितना है 40 है। ठीक है, तो यहाँ से ये हटा, ठीक है, यहाँ से ये हटा, यहाँ आ गया 10, इससे ये खत्म। फिर बताओ कितना आ गया 8, तो कितना लिख दिया हम 8 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया बताइए 8 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है आपको, बिल्कुल। चलो उसके बाद हमारे क्या निकालना है, एसिलेशन। तो देखो थर्ड चीज देखो सबसे पहले तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 8 न्यूटन का, तो यहाँ से आपको इस तरीके से लगा देना है, कितने का, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 8 न्यूटन। अब यहाँ पे जो तीसरी चीज निकालनी है वो निकालनी है एसिलेशन। थर्ड चीज एसिलेशन निकालिए। अच्छा आइए कैसे निकालते हैं, देखो आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, है ना, यही होता है। सेकंड लो यही होता है, सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं सर मैं सही तो बोल रहा हूँ, लेकिन 80% सही बोल रहा हूँ, पूरी सही बात नहीं बोली मैंने। फोर्स इक्वल टू क्या है, एम ए। अभी इतना ही सोच लीजिए आप, ठीक है, ज्यादा डेप्थ हो जाएगी। फोर्स इक्वल टू कितना है, एम ए है। अच्छा अब एक चीज देखिए, फोर्स देखिए जरा मेरे को, फोर्स यहाँ पे देखिए 10 माइनस 8 रिलेटिव फोर्स कितना निकल जाएगा बताइए, यानी कि नेट फोर्स इस पे कितना होगा 2 न्यूटन का, जब तो फोर्स हो गया।
और देखो मास कितना है मेरा, मास है 4, ठीक है, मास है कितना है मेरा 4, सही कर रहा हूं मैं, हाँ मास कितना है मेरा 4, ठीक है ना, मास कितना है 4, और एसिलेशन मेरे को नहीं पता, ये कितना हो जाएगा बताइए, 2/4 इक्वल्स टू ए, और यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकल गई आपकी 0.5, सही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थोड़ा नई चीज हो गई, आप इसको देख लें, कहीं पूछ ले किसी भी एग्जाम में, मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है, एसिलेशन निकालने के लिए। तो आप इन दोनों को नेगेटिव फोर्स निकालिए, कितना गया 2, ठीक है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, तो एम ए की वैल्यू ये रही, और ए हमें यहाँ से पता चल जाएगा, तो हमने निकाल लिया एसिलेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, हटा दें, चलो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला करें, चलो देखो नेक्स्ट जो है हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है हमारा, एक सरफेस है इस तरीके से, एक इस तरीके से मेरा ये सरफेस हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ये मेरा हो गया सरफेस, और इस सरफेस पे ऐसा एक फोर्स लग रहा है, कितने का है वो, देखो F बराबर है 10√2 न्यूटन का, ठीक है, अच्छा, और इसका वेट जो है वही है 4 kg, और इसके में म्यू की वैल्यू आपको लेनी है, म्यू इक्वल्स टू 0.2, और ये जो है इंक्लिनेशन है इसका कितने का है, 45 डिग्री का। अच्छा, इस ब्लॉक को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो ये ब्लॉक इस तरीके से कुछ आ जाएगा, बात करूं तो मैं इस तरीके से, यहाँ पे दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक तो ये हो जाएगा, देखो जिसके साथ ये एंगल बनाता है फोर्स वो कितना आता है, F cos 30, तो F cos 30 यानी कि F कितना है मेरा 4√2 इंटू cos 45 कितना होता है 1/√2, एक तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट टूटेगा, ठीक है, कितना आ जाएगा देखो 10√2 इंटू ये कितना आएगा sin 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, अच्छा, और एक ही इसका वर्टिकल डाउनवर्ड वेट आ जाएगा कितना 4g, ठीक है, और कुछ बचा नहीं बचा, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन में निकालना था आपको नॉर्मल रिएक्शन, वही सेम चीज है, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड एसिलेशन, ये चीज आपको तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो पहले देखो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो यहाँ कितना आ गया, ये 10, और ये यहाँ भी कितना आ गया आपका 10 ही आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैं जानता हूँ नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए, देखो यहाँ पे बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, लगा लिया, चलो हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन कैसे आता है, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलेगा, देखो n, अगर मैं यहाँ पे सारे वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि Fx, यानी कि यहाँ पे मैं इस तरीके से अगर कंपेयर करूँ, देखो जितना ही ऊपर लग रहा है फोर्स n + 10, ये लग रहा है ना, देखो एक तो n लग रहा है और एक कितने का फोर्स है 10 न्यूटन का, ठीक है, यहाँ भी न्यूटन, और यहाँ पे एक नीचे देखिए कितना है 4 kg का, 4g का, तो 4 इंटू जी की अगर बात करूँ तो कितना रख दो 10, ठीक है, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 40, और ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो n बराबर निकल गया हमारा 30 न्यूटन। ये चीज समझ में आई आपको, क्योंकि यहाँ पे देखो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, कितने, दो फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, एक तो हमारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और एक ये जो था इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो तोड़ लिया हमने, फिर दोनों का ऐड करा तो वो नीचे वाले के इसके बराबर आएगा, इसके वेट के, ठीक है, क्योंकि और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है डाउनवर्ड की साइड, ठीक है, हमने कंपेयर करा, यहाँ से हमने n निकाल लिया, अब n निकाल लिया तो बी पार्ट हमारा क्या रह गया, बी पार्ट रह गया फ्रिक्शन निकालना, तो फ्रिक्शन हमें पता है, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो म्यू के कितना है हमारा, म्यू के है 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बोलो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है, अगर आप इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये आ गया हमारा 6 न्यूटन का, और इसी तरीके से आप सी पार्ट इसमें एसिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि ये इधर की साइड फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारा, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू 6 न्यूटन, ठीक है। अगर आप फ्रिक्शन वो निकालेंगे एसिलेशन, तो एसिलेशन क्या होगा, देखो इधर वाला कंपोनेंट कितना है हमारा, देखो इधर का फ्रिक्शन हमने निकाल लिया, फ्रिक्शन कितना आ गया 6 न्यूटन, देखो 10 - 6 कितना आ गया 10 - 6 4 इक्वल्स टू मास, देखो कितने मास है 4 इंटू ए निकालना है, यहाँ से ए निकल जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आंसर चेक कर ले, हाँ गलत कैसे आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स गलत है क्या 0.33, अच्छा ये म्यू जो है 0.3 है, कोई नहीं, आप ऐसे करेंगे तब भी ठीक है, ठीक है, समझ में आया, हो गया, करें हटाएं, चलो ये हो गया हमारा इसके न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने हैं, और कर दे,
चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट यार, बहुत चीजें बतानी है अभी तो। एक और न्यूमेरिकल कर ले, थर्ड। देखो तीसरा न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। यहाँ पे एक सरफेस है, ये रहा मेरा सरफेस, बना लिया। अब देखो इस सरफेस पे ये रहा मेरा ब्लॉक। अब इस ब्लॉक के इस तरफ ऐसे, बिल्कुल ऐसे बीच से, ठीक है, ये बीच से अगर मैं बात करूं इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो एक फोर्स एक्ट कर रहा है कितने का, 20√2, और यहाँ से एंगल बन रहा है वही 45, ठीक है। अच्छा, इनके बीच का अगर मैं बात करूँ तो कितने का, 40, 4 kg का है, ठीक है, 4 kg का है, और कुछ, हाँ 4 kg का है, और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है कितना, 20 न्यूटन का, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक तो है, बस इतना काफी है। और एक बार आपको म्यू के की वैल्यू देख लेनी है। म्यू के कितना है हमारा, म्यू के है 0.3, म्यू के है, अच्छा यार ये कर दो, एक मिनट बस। देखो इस तरीके से, एक मेरा ये नॉर्मल फोर्स, ये सरफेस हो गया, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का देखिए सीजी हो गया, और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस तरीके से, इसका नाम है हमारा 20√2, और इसके बीच की जो वैल्यू है मेरी, इसके बीच की जो वैल्यू है कितनी है मेरी, 0.3, म्यू के की वैल्यू है 0.3 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है बताइए, 45, कितना बन रहा है, 45, ठीक है। अच्छा, बस आपको ये निकालना है, और ये 4 kg का ब्लॉक है, आपको वही सेम चीजें निकालनी है। पहला क्या है हमारा एन, दूसरा क्या है फ्रिक्शन, तीसरा क्या है आपको एसिलेशन। चलिए निकाल के दिखाइए। तो देखिए सबसे पहला काम, इसको ना थोड़ा अलग करके बना लो, ठीक है। कैसे, इस तरीके से, यहाँ पे जो फोर्सेस है इस तरीके से, ये जो फोर्स था मेरा इस पे जो आ रहा था, इसको अगर मैं देखो इस तरीके से, यहाँ से मैं अगर आगे मूव कराऊं तो ये मूव करके यहाँ जाएगा, ठीक है। देखो जितना एंगल यहाँ बना रहा था, अगर मैं मूव कराऊंगा तो उतना ही एंगल यहाँ बनाएगा, कितना बनाएगा, 45, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना रहा था। ये कितना था हमारा कितना था, 20√2। इसके दो कंपोनेंट तोड़ लोगे, एक तो इस साइड टूटेगा, कितना हो जाएगा 20√2, और cos 45 कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे एक और कंपोनेंट टूटेगा वर्टिकल, कितना हो जाएगा 20√2, और sin 45 कितना होता है 1/√2, और एक यहाँ से हमारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा, ठीक है, उसे हमें फाइंड करना होगा। और यहाँ से एक और वेट, यानी कि उसको बोलेंगे हम mg, ठीक है। mg की वैल्यू कितनी है बताइए, mg, m कितना है हमारा 4, और g कितना है हमारा, g कितना है 10, तो कितना आ गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। ये चीज आपको समझ में आई ना, इसके दो कंपोनेंट तोड़े हैं। अगर आपको प्लीज कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता है तो प्लीज मेरे पीछे वाले लेक्चर देख रहे हैं लॉज ऑफ फोर्स के, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट तोड़ लिए, यहाँ पे देखो 40 न्यूटन का आ गया, वेट बराबर 40 न्यूटन। अब मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो मैं सारे अलजेब्रिक का वो करूँ। देखो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है अपवर्ड, तो एन इक्वल्स टू, नीचे की तरफ देखो कितने हैं हमारे, एक तो हो गया 40 प्लस, ठीक है, और क्या है हमारा, एक तो 40 हो गया, देखो ये इससे कट गया, कितना आ गया ये 20, एक तो है हमारा 20, तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ गया 60 न्यूटन का, कितने न्यूटन का, 60 न्यूटन का। तो ये पहली चीज निकल गई, सही है, 60 न्यूटन का, हाँ। और दूसरी चीज हमें निकालनी है किसकी, फ्रिक्शन की वैल्यू। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, म्यू के इंटू एन। अब देखो म्यू के की वैल्यू कितनी है म्यू के हमारा 0.3, और बताइए एन की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है। इनको आपको सोल्व कर लेना है, यहाँ से अगर हटाएंगे तो आपका मेरे को लगता है 18 आ जाएगा, कितना आ गया 18 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन बराबर आ गया हमारा 18 न्यूटन। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा देखो अभी मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला बताया और उसके दम पे आप इसको करे जा रहे हैं। और हम क्या मान रहे हैं कि ये जो बॉडी है हमारी वो कैसी है, डायनेमिक फ्रिक्शन, इनकी डायनेमिक का केस लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, कैसा डायनेमिक का, ठीक है। अब हम इसको हटाते हैं, इसके न्यूमेरिकल रोकते हैं और हम चलते हैं अपने नए न्यूमेरिकल पे, जिसका नाम है इसको हटाते हैं। चलो, जिसका नाम है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये है थोड़ा हार्ड फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहला देखो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब 1 मिनट 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं एफ एस, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, लॉस क्या है इसका, ये कब होता है, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के टाइम पे, ठीक है, जब मोशन करने की टेंडेंसी होती है लेकिन हो नहीं पा रही होती है मोशन, यानी कि रेस्ट पे होता है जब ये अकर होता है। दूसरी चीज क्या है हमारा इसमें, जो ये है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे एफ एस है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है, और सेल्फ एडजस्टिंग होता है, यानी कि उसको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है हमें।
और थर्ड जो है, अच्छा देखिए कैसे एडजस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। क्या चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ लिमिटिंग क्या होता है हमारा, म्यू एस इंटू एन, यानी कि म्यू एस क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे एन क्या है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस बार ये नहीं मिलने वाला, आपको क्या मिलेगा, एफ लिमिटिंग। क्या मिलेगा, एफ लिमिटिंग। मैं आपको एफ लिमिटिंग का मतलब समझा देता हूँ, ये इसमें होगा भी हमारा। देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, जहां तक वो बॉडी अपने आप को रेस्ट पे रख सकती है। जैसे मान लो अगर मैं एफ लिमिटिंग निकालूं किसी भी बॉडी का, और अगर वो एफ लिमिटिंग हमारा 13 न्यूटन है, कितना है हमारा 13 न्यूटन है, ठीक है, एफ लिमिटिंग निकालूं यानी कि मैं बोल दूं लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालूं तो कितना है मेरा एफ, कितना है मेरा 30 न्यूटन। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 30 न्यूटन से कम का फोर्स लगाता हूं उसके ऊपर तो वो कैसे रहने वाला है, रेस्ट पे। और जैसे ही मैंने 13 से ज्यादा अगर लगा दिया तो बॉडी कहाँ आ जाएगी, मोशन पे आ जाएगी। यहां से होता है ये मोशन पे चलना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी। तो दिस फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो वैल्यू है जहां तक बॉडी रेस्ट पे रह सकती है, उसके बाद अगर वो क्रॉस कर गई तो कहाँ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो इसका मतलब यही है, हमें पहले क्या निकालना होगा इसमें, स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ लिमिटिंग निकालना होगा, निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ एस निकालना है। जो एफ एस है ना वो भी आपका डायरेक्टली नहीं निकलेगा। एफ एस की जो वैल्यू है हमारा 0 से लेकर एफ लिमिटिंग के बीच में लाई करेगी, 0 से लेकर एफ लिमिटिंग के बीच में लाई करेगी, यानी कि 0 से लेकर एफ लिमिटिंग के बीच में लाई करेगा कौन, एफ एक्स। और हाँ, कोई भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसकी मदद से हम एफ एक्स को डिटरमाइन कर सके। ये बात तो आप समझ लें पूरा, ठीक है। तो ये हमारे चार्ट थे। पहली चीज क्या है, जब टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की तभी अकर होता है। दूसरी चीज क्या है कि इसको हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, पहले हमें क्या निकालना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वो वैल्यू है जिसे अगर वो क्रॉस करेगी तो बॉडी कहाँ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ये समझ में आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज हमारी क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। और हाँ, थर्ड बार में हम इसको फाइंड कर लेंगे और वो भी डायरेक्टली नहीं होगा, हमें उसको एडजस्ट करना होगा वैल्यू को, फिर ये फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मूला ऑफ एफ एस, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए हटाएं, एक बार नोट कर लिया आप इसको। आइए अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल क्या है हमारा, यहाँ पे एक ब्लॉक है मेरा 4 kg का, और इस पे एक फोर्स लग रहा है कितने का, 6 न्यूटन का, ठीक है। और इसका म्यू एस दे रखा है कितना, 0.2। हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो वैल्यू है हमारी, क्या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को अक्रॉस तो नहीं कर रही। अगर अक्रॉस करेगी तो हमें कहाँ पहुंच जाएंगे, किनेटिक फ्रिक्शन में पहुंच जाएंगे। और अगर क्रॉस नहीं कर रही तो स्टैटिक में ही रहेंगे। और स्टैटिक में मैंने बताया है कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पे मैं म्यू एस की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि अगर हमें ये चेक करना पड़ेगा सोल्यूशन करते टाइम कि हमारा एफ लिमिटिंग या फिर एफ यानी कि अप्लाइड जो फोर्स है वो बड़ा तो नहीं है किससे, एफ लिमिटिंग से, ठीक है। ये हमें चेक करना होगा। अगर ये होता है, अगर ये पाया जाता है दोषी अदालत में तो ये पहुंच जाएगा मोशन में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अपना क्या, एफ लिमिटिंग। क्या निकालते हैं, एफ लिमिटिंग। देखो घबराओ नहीं, बिल्कुल आराम से देखो, बहुत मजा आएगा। यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, म्यू एस इंटू एन, मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है। तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने बता रखा है, देखो ये कितना हो गया हमारा 4g और ये कितना हो गया हमारा n। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4g, ठीक है, यानी कि आ गया हमारा 40 न्यूटन का। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, पूरा हो गया। मान लो चलो यहाँ पे मैं रखूँ इसको, देखो ये कितना है मेरा 0.2, ये कितना है मेरा 40, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ गया हमारा 8, कितना आ गया 8 न्यूटन, और वो कितना है 6 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना मेरा 8 न्यूटन है, और ये कितना है अप्लाइड कितना है बताओ, 6 न्यूटन है। तो देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा तो नहीं हुआ ना, यानी कि ये वाली चीज तो हुई नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो ये कैसे हमारा रेस्ट पे, कैसे रेस्ट पर है बॉडी। और जब बॉडी रेस्ट पे होती है, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे है, देखो अब हमारी बॉडी कैसे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को लेंगे क्या। देखो ये वाली चीज तो हुई नहीं, यानी कि स्टैटिक मोशन में तो पाया नहीं गया, यानी वो कैसे हमारी रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो कौन सा फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो आपको फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिखनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या रखनी है। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको क्या रखनी है,
ये रखनी है जितना आपने फोर्स अप्लाइड करा है, यानी कि आपने जो अप्लाइड फोर्स करा है उसी के इक्वल क्या आएगा, एफ लिमिटिंग आएगा। एफ लिमिटिंग के इक्वल ही क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे एफ एस के इक्वल है। सर क्या कर रहे हो, जो कि ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, हो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ अप्लाइड के, एफ अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा। अगर ये रेस्ट पे है तो आपको लिख देना एफ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। और ऐसा हमने करा क्यों, देखो करा इसलिए कि मान लो आपने उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और अगर आप फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रख दो, 8 रख दो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस पर फोर्स लगाया 6 न्यूटन का, एक तो वो आगे गया नहीं और पीछे और आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे इसको 8 लिख देते, 8 न्यूटन, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो बॉडी आगे भी नहीं बढ़ी, ऊपर से 2 और पीछे आ गई, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर ये रेस्ट पे रहता है तो हम उसको अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स को मान लेते हैं। और ये जो है हमारा ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है। अगर आप इससे ज्यादा लोड लगा देते हो तो वैल्यू, इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा देते हो तो क्या होगा, ये जो है ब्लॉक वो मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल सुंदर सा। चलो उसके बाद है हमारा, हटा दें, देखो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, और प्लीज ये प्लेसमेंट एग्जाम्स में भी आते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, वही फ्रिक्शन पता करना है। क्या पता करना है, फ्रिक्शन। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके का। और हाँ, एक चीज आप ये बोल सकते हैं, हम जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें तो हम सर ऐसा चेक नहीं कर रहे थे, देखो वो मोशन में था ही, उसमें आपको एफ लिमिटिंग, मतलब वो क्वेश्चन ही ऐसे थे कि वो आपको किनेटिक के ही मिलेंगे उसमें, वो यानी कि डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं था उसमें। ठीक है ना, इसमें हमें चेक करना पड़ रहा है। तो इसमें हम करते हैं, देखो अपना एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा, उसके बाद है हमारा, देखो इस तरीके से ये मेरा ब्लॉक है। ठीक है, ये मेरा ब्लॉक है। देखो मैं ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, बस थोड़ा और टाइम दे दो मेरे को। ठीक है, नोट्स बना के लाना पड़ता है। ये देखो कितना है मेरा 20 न्यूटन का, ये कितना है मेरा 4 kg का। ठीक है, 4 kg का। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है। म्यू एस कितना है मेरा, म्यू एस कितना है, म्यू एस है मेरा 0.6, और म्यू की कितना है, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक वो है 4। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे आपको, ठीक है, आपको फ्रिक्शन निकालना है। तो पहला काम क्या, आप इसका क्या बना लीजिए, नॉर्मल रिएक्शन निकालिए। कितना हो जाएगा mg, और ये कितना हो जाएगा n, तो n इक्वल्स टू आपको पता चल गया कितना आ गया 40 न्यूटन। ये चीज तो क्लियर है। बस आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये चेक करना है कि एफ अप्लाइड कहीं ज्यादा तो नहीं है एफ लिमिटिंग से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर ये होता है तो ये मोशन में आ जाएगा, अगर ये वाला केस होता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एफ लिमिटिंग निकालना पड़ेगा। तो एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू देखिए कितनी है 0.6, और एन की वैल्यू देखिए कितनी है 40। ठीक है, इनको हटाइए, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन का। तो आपको ये पता चला एफ लिमिटिंग कितना है हमारा 40 न्यूटन, तो 24 न्यूटन, और आपने फोर्स कितने का लगाया 20 न्यूटन, यानी कि ये कैसे हमारा ये वाली चीज तो फॉलो हुई नहीं। तो एफ अप्लाइड इज नॉट ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग। तो बॉडी कैसी है हमारी, रेस्ट पे ही है। कैसी है, रेस्ट पे ही है। जब रेस्ट पे है तो आप फ्रिक्शन फोर्स क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लिख सकते हैं 24 न्यूटन, सॉरी 24 कह रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स के इक्वल क्योंकि 20 न्यूटन ही लिख सकते हैं। सही करा, बिल्कुल ठीक करा हमने। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लें हम, मान लें कि अगर ये मोशन में आ जाता तब क्या करते। देखो अगर ये वाला केस अगर हो जाता ना गलती से, तो हम पहुंच जाते कहाँ पे, डायनेमिक में। और डायनेमिक में हमें पता है कि हमें कैसे निकालते हैं फ्रिक्शन के कैसे निकालते थे हमें पता है ना, म्यू के इंटू एन। बस यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखते आंसर निकाल देते। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया हमारा खत्म। ठीक है, स्टैटिक भी समझा दिया, डायनेमिक भी खत्म। और उसके बाद देखो, उसके बाद जो है हमारा, इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको बताना है कि देखो यहां पे देखो y, एक चीज आप यहां पे डाल लो y। ठीक है, y लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एंड किनेमैटिक फ्रिक्शन, या फिर डायनेमिक बोल लीजिए इसको, फ्रिक्शन। ठीक है, वैल्यूज आर डिफरेंट, वैल्यूज इनकी क्यों डिफरेंट होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की और किनेमैटिक फ्रिक्शन की। देखो ऐसा होता है, सबसे पहला आपको काम लिखना है, एटॉमिक लेवल पर अगर हम चलें, कहाँ पे, एटॉमिक लेवल पे चल के अगर ऐसी बात करें, देखो मैंने क्या बोला है कि क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन और किनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। देखो क्यों आती है, देखो अगर मैं एटॉमिक लेवल पे बात करूं तो जब सरफेस ऐसे लगाते हो,
ये आपको प्लेन नहीं होता ये ऐसे, समझ रहे हैं ना, इसमें इरेगुलेशन होता है। देखो मतलब कहने का है कि ये जो सरफेस था इस तरीके से कुछ होगा, जो ब्लॉक था, है ना, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो, और नीचे वाला भी जो सरफेस था हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जब ये रेस्ट पे होता है, देखो जब ये रेस्ट पे होता है तो इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए वहां पे हमें ये जो है ना ये ग्रेटर मिलता है हमेशा। और अगर एक बार मोशन हो गया, देखो पहले तो हमारा क्या था, ये मिलेगा हमें, ठीक है, अप्लाइड करा करा करा, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक जब आप इससे फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो एक बार आप यहाँ पहुंच जाओगे इस वाली वैल्यू पे, फिर उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, समझ रहे हो ना। देखो पहले आप फोर्स लगाते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, तो इनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ये अप्लाई करते हो, फिर इसे अप्लाई करते करते कहाँ पहुंच जाते हो, एफ लिमिटिंग पे पहुंच जाते हो, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पे जहाँ पे अपने आपको रेस्ट पे रख सकता था। और जैसे ही ये वाली वैल्यू क्रॉस हुई एफ लिमिटिंग वाली, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली, तो कैसे हो जाती है, चलने लग जाती है, और जैसे ही चलने लग जाती है तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, एफ के पे, कहाँ पहुंच जाते हैं, एफ के पे, यानी कि हम काइनेटिक फ्रिक्शन पे पहुंच जाते हैं। और एक बार अगर ये बॉडी चल गई ना, तो देखो अगर चल जाती है तो फ्रिक्शन कम लगता है, ठीक है, तो ये वैल्यू और भी कम हो जाती है, फिर ये सबसे मैक्सिमम होती है, ये जो होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, और ये कैसी होती है हमारी, ये ज्यादा मैक्सिमम, ये कम होती है थोड़ी इससे मैक्सिमम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कम होती है, फिर सबसे ज्यादा ये, फिर उसके बाद अगर एक बार फ्लो में चल गई बॉडी तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम लगने लग जाता है, लगता तो है लेकिन कम लगता है, किसके तुलना में, इसके तुलना में। ये बात तो आपको क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं अपना इसका ग्राफ, ठीक है, क्या देखते हैं, हाँ, तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इसीलिए आप कि जो एफ लिमिटिंग होता है, इसीलिए एफ लिमिटिंग जो है हमारा बड़ा होता है किससे, एफ काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक से, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे कैसा होता है, जब ये होता है तो स्टैटिक पे होता है, और एक काइनेटिक पे किस पे आ जाता है, मोशन पे आ जाता है, ठीक है। और इतनी बात, और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट अबाउट टू मूव, इस वाले केस में इतनी चीज तो मैंने बता दी आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपना, हटाए, चलो हो गया। चलो उसके बाद है हमारा इसी चीज का ग्राफ, देखो आप एक बार, जो मैंने आपको 3 वैल्यू बताई है ना, उसका जरा ग्राफ देखना ध्यान से, ठीक है। चलो ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन, अच्छा इनके बीच आपको ग्राफ देखना है, जरा ध्यान से देखना, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, यहां पे देखो, ठीक है। यहां वाले पे मैंने ले लिया फ्रिक्शन, ये है मेरा अप्लाइड फोर्स, और ये जो है मेरा वो है फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। जरा ध्यान से देखना, 3 वैल्यू बताई थी मैंने, एफ एस और एफ लिमिटिंग, और यहाँ पे क्या है, एफ काइनेमेटिक या फिर डायनेमिक। बहुत शोर आ रहा है, ठीक है ना, जल्दी खत्म करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से होता है, हमें पता है, ये चीज आपको क्लियर होगी ऐसे। यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले कोई भी अगर बॉडी है तो सबसे पहले आप अगर उसको फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है आपको पता है कि ये होता है एफ एस इक्वल्स टू, ये वाली कंडीशन, ये वाला केस चल रहा होता है, सॉरी यानी कि आप बोल सकते हो कि लीनियर रिलेशन होता है किसके बीच में, इसके बीच में। देखो जो हमारी स्टैटिक के केस में सबसे पहले क्या आता है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आता है। कौन आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0 से ज़्यादा, 0 और इक्वल टू 0 से ज़्यादा, या फिर इक्वल्स टू 0, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू लिमिटिंग के, यही तो होता है। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये भी बढ़ रहा होता है, जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स कर रहे होते हैं वैसे वैसे ये फ्रिक्शन इस तरीके से बढ़ रहा होता है। और एक टाइम पे क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है यहाँ के बाद, मान लो ये रही। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये मोशन में आ जाता है, अगर ये क्रॉस हो गया, एफ लिमिटिंग क्रॉस हो गई, अगर ये हमने क्रॉस कर लिया तो ये कैसे आ जाएगा, हमारा मोशन में आ जाएगा। और अगर ये मोशन में आ गया एक बार, ठीक है, और अगर ये मोशन में आ गया तो अब कौन रोल में आ जाएगा, एफ काइनेटिक, ठीक है। और ये जैसे डायनामिक आपका जैसे ही रोल में आया, वैसे अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी इस तरीके से। और जैसे ही थोड़ी सी कम होगी उसके बाद ये जो है ना, ये मैंने बताया कि कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट होगी तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कैसे बन जाएगा, बिल्कुल यू, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल इस तरीके से। तो ये है आपका ग्राफ। और आपको ये ध्यान रखना कि ये क्या है हमारा, ये जो आपको मिला है ना यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा एफ
लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग है ये। और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो है स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस, और ये क्या है मेरा एफ के। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? बस यही बताना चाहता। और यहाँ पे कौन सा केस है, मोशन वाला केस है। और यहाँ ये कौन सा केस है, हमारा रेस्ट वाला केस है, ठीक है। और ये हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो ये आपको ध्यान में आ गया। सबसे पहले तो ये होता है लीनियर होता है, फिर उसके बाद एकदम से वैल्यू बढ़ जाती है, लिमिटिंग पे पहुंच जाती है, फिर लिमिटिंग पे एक बार मोशन पे वैल्यू आ गई, ठीक है, चलने लग गई चीजें, तो फिर क्या हो जाती है, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और कांस्टेंट चली जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था एफ के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपको पूरा पिक्चर समझ में आ रहा है। मैंने आपको पहले ये पढ़ाया फिर ये पढ़ाया, क्योंकि इसे पढ़ना पहले आसान था और इसको फिर बाद में थोड़ा आसान है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई पूरी, हटा दे, नोट हो गया। चलो, ये बहुत जरूरी चीज है, कोई नहीं बताता इन्हें यार, कोई नहीं बताता हमारे टाइम पे, ये सब पता होनी चाहिए आपको। अब आता नहीं है, आपने सिर्फ न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दोगे डायरेक्टली करना, गारंटी दे दूं बिल्कुल नहीं होगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान से देखना है, बड़ी तसल्ली से देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद है हमारा, ज्यादा नहीं करा रहा मैं, उसके बाद हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसे कर लेते हैं आप। कौन है हमारा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन, कोई भी पूछे तो आप ये बोलिए, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, ठीक है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है सर, देखो जब भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये रहा मेरा ब्लॉक, इस पे मैंने अप्लाई करा इस तरीके से एक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आता है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, ये है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, इतनी चीज क्लियर है। और इसका फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा, ये रहा मेरा फ्रिक्शन फोर्स एफ। अच्छा, इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, ये वाला रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं मैंने इनको ध्यान देना आपको, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है ना, जो भी हमारा रिजल्टेंट आता है, आपने मैकेनिक अभी पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, रिजल्टेंट जो होता है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और ये जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है ना, ठीक है, क्या बनाता है, एंगल बनाता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है मेरा ये थीटा जो आपको मिला, ये बोलेंगे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है बस। और ये कब होता है, और ये जो मैंने लिया है ना ये वाला फ्रिक्शन, ये कब होता है, ये होता है व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मोशन, व्हेन बॉडी जस्ट टू मोशन में जब बॉडी आने वाला ही होता है, यानी कि वो एफ लिमिटिंग वाली वैल्यू को क्रॉस करने ही वाला होता है, तभी ये वाला हम लेते हैं केस, ये वही वाला फ्रिक्शन है, ना स्टैटिक ना डायनेमिक, ये वो वाला है एफ लिमिटिंग। और इसके बीच में जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, वो जो हमारा नॉर्मल के संग एंगल बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई है। अच्छा, इसको निकालने का क्या तरीका है, देखिए निकालने की अगर बात करी जाए, इसे हटा दूं, चलो यहीं पे देखते हैं। ये इस तरीके से था कुछ ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना है मेरा, अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस तरीके से न्यूटन। अगर मैं देखो यहाँ पे इस वाली चीज को उठा के ऐसे ऊपर ले आऊं, ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया क्या, हाँ, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से था, ये न्यूटन ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर, और अगर मैं इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो ये इधर, और ये क्या है मेरा फ्रिक्शन, ठीक है। और ये क्या है मेरा रिजल्टेंट, अब ये कितना था मेरा, मान लो थीटा था, और ये कितना था मेरा 90। अब मुझे मान लो क्या निकालना है, इस थीटा को निकालना है। तो देखो थीटा बराबर टेन थीटा, अगर मैं बोलूँ टेन थीटा बोलूँ तो बताओ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एफ अपॉन में एन, और यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स, है ना। और यहाँ पे देखिए एफ अपॉन अगर आप एन करते हैं तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू क्या होता था आपका म्यू, और यहाँ पे एन, और अगर ये नीचे आ गया एफ अपॉन एन हो गया, यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन में एन। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूं, यहाँ पे क्या लिख दूं म्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इस तरीके से आपका होता है एक
चल उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। इतनी चीज आपको क्लियर हुई है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ठीक से देख ले। तो इसी के साथ हमारा देखो आज हमने क्या क्या कंप्लीट करा है। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपको ध्यान होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जो सरफेस ठीक है, वो जो सरफेस हमारा ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन लगा रहा था, ठीक है, जो फोर्स लगा रहा था बोल सकते हैं उसको मैं बोलता हूँ नॉर्मल फोर्स, या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और हमेशा वो उसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, वेट के इक्वल नहीं होता, ये कंफ्यूजन में मत जाइए आप, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, ऐसा मैंने करके भी दिखाया न्यूमेरिकल में आपको। उसके बाद मैंने बताया कि दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक को मैंने बोला कि जब हमारी टेंडेंसी होती है बॉडी की मूव करने की, ठीक है ना। और दूसरी तरफ बात करें किसकी, हम कैनेमैटिक। तो कैनेमैटिक क्या होता है हमारा, कैनेमैटिक होता है कि जब बॉडी हमारी कैनेमैटिक में मोशन में आ गई होती है, उस टाइम भी एक फ्रिक्शन लग रहा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको दोनों में डिफरेंस करके और मैंने उसको सम अप करके पहले स्टैटिक के न्यूमेरिकल कराया, फिर उसके बाद मैंने आपको डायनेमिक के न्यूमेरिकल करवाया, ठीक है। और डायनेमिक में आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। देखो दोनों को पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि देखो कई बार होता है किसी किसी के सिलेबस में या तो डायनेमिक दे रखा है या फिर कैनेमैटिक ही देता ज्यादातर। और डायनेमिक आपको आनी चाहिए, मैं मानता हूँ। अगर आप किसी भी प्लेसमेंट एग्जाम में पास करने वाले हैं तो आपको इतनी चीज क्लियर हुई है कि नहीं हुई है, हो जानी तो चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर नहीं हुई तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैंने तो वैसे पूरी कोशिश करी है, ठीक है। वैसे मैथ का टीचर को पढ़ा लेता हूँ मैं ठीक ठाक ही, है ना, वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ना वीडियो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा इंटरेक्टिव पढ़ा कीजिए, यही कहना चाहूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।